ट्वेल्थ क्लास में हमारा जो नया चैप्टर है ये है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री को हिंदी में त्रिविमीय ज्यामिति कहा जाता है। त्रिविमीय ज्यामिति, इस चैप्टर को वेक्टर चैप्टर पढ़ने के बाद बहुत आराम से समझा जा सकता है और इस चैप्टर की शुरुआत जो है हम टू डायमेंशनल ज्योमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट्स को लेकर करते हैं। द्विविमीय ज्यामिति के कुछ कॉन्सेप्ट्स को लेकर हम इस थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में दो एक्सिस देखे हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और अगर हमने यहाँ पर कोई एक पॉइंट लिया तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स लिखे जाते थे, अगर हमने कोई बिंदु लिया और उस बिंदु के जब हमने निर्देशांक लिखे तो वो निर्देशांक एक्स और वाई के रूप में आते थे। ये बात थी टू डायमेंशनल ज्योमेट्री की। टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हम कैसे करते थे, ये हमारा ओरिजिन होता था। इस ओरिजिन से यहाँ से अगर हमने एक परपेंडिकुलर डाला और यहाँ से हमने इधर एक परपेंडिकुलर डाला तो ये वाली दूरी जो होती थी ये अपने आप में x होती थी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली जो दूरी होती है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी यानी y के बराबर होती है। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में क्या होता है, हमारे पास तीन एक्सिस होते हैं। त्रिविमीय ज्यामिति में हमारे पास तीन अक्ष होते हैं जिन्हें हम एक्स अक्ष, वाई अक्ष और एक और एडिशनल में हमारे पास एक और एक्सिस आता है जिसे हम जेड एक्सिस कहते हैं। समझने के लिए अभी अभी आपने एक्स अक्ष और वाई अक्ष देखा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अभी आपने देखा है। ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है, ये हमारा जेड एक्सिस है। बात दरअसल इतनी है, सिंपल सी बात है कि ये बोर्ड जो है ये बोर्ड अपने आप में टू डायमेंशनल है, और टू डायमेंशनल में हम अगर 3D की किसी पिक्चर को देखेंगे तो थोड़ी सी आपको समझदारी रखनी है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना है। देखने में थोड़ा ये अजीब दिखेगा, लेकिन आप इसको ऐसा सोचिए कि ये जो जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस जो है ये चौक है, और ये चौक जो है अगर मैं इसको इस तरह से चिपका दूँ तब ये चौक जो है आपको बोर्ड से बाहर की तरफ निकला हुआ दिखाई देगा। दरअसल ये जेड एक्सिस जो है हमारा ये चौक ही है जो इस समय बोर्ड से बाहर की तरफ निकला हुआ है। अब चूंकि ये लाइन को मैं बोर्ड से बाहर निकाल कर दिखा नहीं सकता, इसलिए हमें इस जेड एक्सिस को दिखाने के लिए इस बोर्ड का ही सहारा लेना है। दूसरी बात, तीनों के तीनों एक्सिस जो होते हैं एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। तीनों के तीनों अक्ष जो हैं एक दूसरे पर लंब होते हैं। यहाँ पर आपको आराम से दिखेगा कि इन दोनों के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री है। यहाँ पर भी x और y के बीच में एंगल 90 डिग्री आपको देखने में कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन आपको ये समझदारी रखनी है, आपको ये दिखना चाहिए, इस बात का आप अनुभव करें कि ये x और z के बीच में भी यहाँ पर एंगल जो है वो 90 डिग्री का ही है। y और z के बीच में भी जो एंगल है वो यहाँ पर 90 डिग्री का है। इसके बाद यहाँ पर टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में जब भी हमने कोई पॉइंट लिया तो उसके जब हमने कोऑर्डिनेट्स लिखे तब उसमें हमने x और y दोनों को लिया। अगर 3D में हम कोई पॉइंट लेते हैं तो इस पॉइंट का जब हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे, निर्देशांक लिखेंगे, तो ये अपने आप में x, y और z आता है। पहले x एक्सिस का, फिर y एक्सिस का और फिर z एक्सिस का। ये तो बात हो गई कि किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम 3D में किस तरह से दिखाते हैं। इसके बाद एक और वर्ड है प्लेन। इसे हिंदी में समतल कहा जाता है। जब भी हम दो एक्सिस को लेकर पूरे एक सतह की बात करेंगे, कोई भी दो एक्सिस को लेकर अगर एक सरफेस की बात करें तो वो सरफेस जो है हमारा प्लेन कहलाएगा। आप जिस कॉपी पर इसको नोट डाउन कर रहे हैं, कॉपी का वो पेज आपका एक प्लेन है। ये बोर्ड मेरे लिए एक प्लेन है।
क्यों? क्योंकि इस बोर्ड में या आपकी कॉपी के उस पेज में आप उसके कॉर्नर को देखिए, कॉर्नर को देखिएगा तो आपको दो लाइनें दिखेंगी। कभी भी कोई भी दो एक्सिस से जुड़ा हुआ जो हमारा सरफेस होगा, जो हमारा सतह होगा, उसे हम प्लेन कहते हैं। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हमारे पास 3 प्लेन आते हैं। कौन कौन से 3 प्लेन? पहला प्लेन होता है XY प्लेन, जिसमें हम x एक्सिस और y एक्सिस वाले को लेते हैं। दूसरा होता है हमारा YZ प्लेन और तीसरा होता है हमारा XZ प्लेन। ये 3 तरह के प्लेन, 3 तरह के ये समतल होते हैं जिसे हम 3D में देखते हैं। ये तो बात हो गई प्लेन की। अब 3D में किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हमने देख लिया, साथ में हमने प्लेन समझा कि प्लेन क्या होता है, समतल क्या होता है। इसके बाद 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जो सबसे पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो था डिस्टेंस फॉर्मूला। द्विविमीय ज्यामिति में जो सबसे पहला सूत्र हमने पढ़ा था वो था दूरी सूत्र। और ये दूरी सूत्र, ये डिस्टेंस फॉर्मूला जो है, 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते थे। 2 पॉइंट्स 2D में कैसे लेते थे? मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट A है, यहाँ पर एक पॉइंट B है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का निर्देशांक x1 y1 है और इस पॉइंट का निर्देशांक, कोऑर्डिनेट इसका x2 y2 है। तब इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस हम निकालते थे, इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी निकालते थे, उसे हम AB द्वारा प्रदर्शित करते थे। AB से उस डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते थे और उसका फॉर्मूला होता था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये था हमारा 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में किसी भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। अब इसी फॉर्मूले को जब हम 3D में लेकर आते हैं, तब 3D में चूंकि हमारा एक एक्सिस बढ़ता है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हमारा एक अक्ष बढ़ जाता है। उस एक अक्ष के बढ़ जाने से यहाँ पर फॉर्मूला यही रहता है, बस इसमें एक z कोऑर्डिनेट ऐड हो जाता है। तब 3D में क्या होगा? 3D में अगर यहाँ पर एक पॉइंट हमारा A है और यहाँ पर एक पॉइंट हमारा B है, तब पॉइंट A का जब कोऑर्डिनेट, बिंदु A के जब हम निर्देशांक लिखेंगे x1 y1 और z1, और पॉइंट B के जो कोऑर्डिनेट लिखेंगे, बिंदु B के जो निर्देशांक लिखे जाएंगे वो होगा x2 y2 और z2। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को हम AB से ही रिप्रेजेंट करेंगे और इसका फॉर्मूला होगा √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ये 3D में हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है। चूंकि 3D जो है वो वेक्टर से रिलेटेड है, अब इसी चीज को हम वेक्टर के फॉर्म में भी समझने का प्रयास करते हैं। वेक्टर में हमने पोजीशन वेक्टर के बारे में पढ़ा है, सदिश चैप्टर में हमने स्थिति सदिश के बारे में पढ़ा है। किसी भी पॉइंट का स्थिति सदिश जो होता है वो उसमें हम लोग x एक्सिस के लिए i कैप यूज करते हैं, y एक्सिस के लिए j कैप यूज करते हैं और z एक्सिस के लिए k कैप यूज करते हैं। इसके पहले कि मैं इसको आपको वेक्टर के फॉर्म में समझाऊं, एक बार मैं आपको ये समझा देता हूं कि 3D में ये पॉइंट P जो है इसका मतलब कैसा होता है। देखने में आपको ये पॉइंट P जो है इस समय बोर्ड पर दिख रहा है, आप जो इसको देख पा रहे हैं इसमें आपको ये पॉइंट P जो है बोर्ड पर दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में 3D में ये पॉइंट P जो है बोर्ड पर नहीं है। ये पॉइंट P जो है इस बोर्ड से बाहर, जहाँ पर ये चौक का ये टिप है, ये चौक का जो टिप है यहाँ पर ये पॉइंट P है। पॉइंट P जो है इस बोर्ड पर नहीं है, बोर्ड से बाहर है। अब इस चीज़ को आप थोड़ा समझने का थोड़ा अनुभव करिएगा, इस चीज़ को जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ।
हम यहाँ पर एक 3D एक्सिस लेते हैं। 3D एक्सिस में ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा z एक्सिस है और ये हमारा ओरिजिन मूल बिंदु है। हम इस समय मान लीजिए कि ओरिजिन पर खड़े हैं, हम इस समय मूल बिंदु पर खड़े हैं और हमारा मन किया कि हम इस ओरिजिन पर खड़े होकर यहाँ से x एक्सिस के डायरेक्शन में चलें। हम यहाँ पर ओरिजिन पर खड़े होकर x एक्सिस के डायरेक्शन में चले, यहाँ तक पहुँचे और ये जो दूरी हमने तय की, ये दूरी और कुछ नहीं, हमारा x दूरी है। ये जो दूरी हमने तय की यहाँ तक पहुँचकर, ये दूरी हमने x एक्सिस के डायरेक्शन में चली है, इसलिए इस दूरी को हमने x कहा। अब एक बार जब हम इस बिंदु पर पहुँच गए, इस पॉइंट पर जब हम पहुँच गए, तो यहाँ से हमारा मन किया कि अब हम y एक्सिस के डायरेक्शन में जाते हैं। यहाँ से हम y के डायरेक्शन में जब जाएंगे तो y जो है यहाँ से सीधे ऊपर है, ये इस पर 90 डिग्री है। तो यहाँ से अगर हम y के डायरेक्शन में जाना चाहें तो यहाँ से हम ऐसे एकदम 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे और हम इस पॉइंट पर पहुँचेंगे। इस पॉइंट पर पहुँचने के लिए हमने ये वाली जो दूरी तय की, ये दूरी चूँकि y के डायरेक्शन में है, तो ये दूरी अगर y है, तब इस जगह पर जो पॉइंट पहुंचा है, इस पॉइंट को मान लीजिए कि मैंने नाम A दिया, तो इस पॉइंट का नाम हम A दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम हम B दे देते हैं। अब पॉइंट A तक आते आते हमने केवल x की तरफ दूरी तय की थी, तो ये दूरी केवल x था। लेकिन जब हम पॉइंट B तक पहुंच गए हैं तो पॉइंट B पर पहुंचने के लिए हमने x दूरी भी तय की थी, साथ ही साथ y वाली दूरी भी तय की थी। तब यहाँ पर x और y दोनों आ गया। अब एक बार जब हम पॉइंट B तक पहुंच गए तो पॉइंट B पर पहुंचने के बाद हमारा मन किया कि नहीं, अब पॉइंट B से हम Z की डायरेक्शन में जाएंगे, Z का डायरेक्शन। अब आइए, ये जो है हमारा Z एक्सिस है। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि ये Z एक्सिस जो आपको बोर्ड पर दिख रहा है, एक्चुअल ये बोर्ड पर है नहीं। आप इस चौक को ध्यान से देखिए। इस चौक को अगर मैं यहाँ पर इस तरह से चिपका दूँ और इस तरह से चिपकाने पर यह चौक अगर आपको बोर्ड से ठीक बाहर की तरफ निकला हुआ दिख पा रहा है, तब आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। ये जो चौक अभी चिपका हुआ है, ये चौक जो है एक्चुअल में हमारा यही वाला लाइन, अगर मैं इस चौक को इस तरह से ऐसे लंबा खींचते हुए चला जाऊं तो ये जो लाइन बन रहा है या लाइन बनता हुआ आपको दिखेगा, यही है हमारा Z एक्सिस। अब सोचिए, इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद मेरा मन किया था कि मैं अब यहाँ से Z एक्सिस की तरफ आऊँ। हमारा Z एक्सिस जो है ये चौक वाला लाइन है। अब इस पॉइंट से अगर मैं Z की तरफ आना चाहूँगा तो मुझे यहाँ से बोर्ड से बाहर की तरफ निकल कर आना पड़ेगा। बोर्ड से बाहर की तरफ निकलकर जब मैं चलूँगा, यहाँ से ध्यान से समझिएगा, इस यहाँ से इस पॉइंट से जब मैं बोर्ड की बाहर की तरफ निकलकर यहाँ पर पहुँचूँगा, तब इस पॉइंट को अगर मैंने नाम P दिया तो यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने x दूरी भी तय की थी, y दूरी भी तय की थी और ये दूरी z भी तय की। तब यहाँ पर जो पॉइंट P बनता है, इस पॉइंट P का जब हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे तब ये x, y और z तीनों आता है। अब चूंकि यहाँ पर मैं हवा में तो कुछ लिख नहीं सकता, यहाँ पर अगर मैं कुछ भी लिखूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, दिखेगा भी नहीं। इसलिए ये पॉइंट P जो लिखा हुआ है, ये पॉइंट P एक्चुअल में जो बोर्ड पर लिखा हुआ है वो आपको समझाने के लिए है। ये पॉइंट P एक्चुअल में बाहर में है और बाहर में जैसे ही ये बोर्ड के बाहर निकला तब उसका कोऑर्डिनेट x, y और z होता है। अब आइए थोड़ी सी बात 2D में और करते हैं। 2D में हमने ये पढ़ा हुआ है कि 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पूरे के पूरे x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है। पूरे के पूरे x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होगी। क्यों? x एक्सिस पर आप कहीं पर भी चले जाइए, y वाला डिस्टेंस तो आप तय कर ही नहीं रहे। सेम चीज y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है। x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 थी, y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 है।
अब यहाँ 3D में जब ये बात करते हैं तो 3D में एक्स एक्सिस पर चले जाएं तो एक्स एक्सिस पर कहीं पर भी चले जाइए, वहाँ पर वाई और जेड दोनों की वैल्यू 0 होगी। यानी अगर मैंने यहाँ पर कोई पॉइंट लिया और इस पॉइंट का मैं अगर कोऑर्डिनेट लिखने जाऊँ 3D में, तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा इसमें केवल x की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू 0 होगी और z की वैल्यू भी 0 होगी। y एक्सिस पर अगर मैं चला जाऊं, पूरे के पूरे y एक्सिस पर कहीं पर भी चला जाऊं, जो वैल्यू मिलेगी मुझे वो सिर्फ और सिर्फ y की मिलेगी, वहां पर x और z ये दोनों 0 होंगे। यानी यहाँ पर कोई भी जब पॉइंट लिखा जाएगा तो उसमें x का पार्ट 0 होगा, जो भी वैल्यू आएगा वो y का होगा और z वाला हिस्सा भी 0 होगा। और ठीक इसी तरह अगर मैं z एक्सिस पर चला जाऊं तो z एक्सिस पर कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर चला जाऊं, उस पॉइंट में केवल z का वैल्यू होगा, x और y वहां 0 होता है। तो z एक्सिस पर कोई भी पॉइंट ले लिया जाए तो उसका जब कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा उसमें x का पार्ट 0, y का पार्ट 0, जो वैल्यू आएगी वो केवल z की वैल्यू आती है। इस छोटी सी चीज का आप ध्यान रखें। अब आइए, बात हमने किया था डिस्टेंस फार्मूले का। डिस्टेंस फार्मूले का बात 3D में करने के बाद अब हम इसको वेक्टर के फॉर्म में देखना चाहते हैं, सदिश के रूप में हम इसे देखना चाहते हैं। तो सदिश के रूप में वेक्टर के फॉर्म में देखने के लिए हमने यहाँ पर एक पॉइंट A लिया। इस पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स को अगर हमने x1, y1, z1 कहा है तो वेक्टर के फॉर्म में ये इसका पोजीशन वेक्टर x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप होगा। और यहाँ पर हमने पॉइंट B लिया। इस पॉइंट B का वेक्टर फॉर्म में अगर हम देखें तो पोजीशन वेक्टर x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप होगा। और अगर हम इसके बीच का ये लाइन मिला दें और इस लाइन को अगर हमने एक वेक्टर के फॉर्म में डायरेक्शन दे दिया तो डायरेक्शन का मतलब हम A से B की तरफ गए हैं। तो A से B वेक्टर के रूप में जब A से B की तरफ जाएंगे तो इसका मतलब होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। AB सदिश का जो मान निकलेगा उसमें हम B का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश करते हैं। अच्छा, वेक्टर्स में माइनस करते समय आपने ये जाना है, i वाले में से i वाले को माइनस किया जाता है, j वाले में से j को माइनस किया जाता है और k वाले में से k को माइनस किया जाता है। तब AB वेक्टर के रूप में यहाँ पर क्या आएगा? वेक्टर के रूप में आएगा x2 माइनस x1 और यहाँ पर हमारा i कैप रहेगा प्लस y2 माइनस y1, यहाँ पर हमारा j कैप होगा प्लस z2 माइनस z1, यहाँ पर हमारा k कैप होगा। और ये पूरा का पूरा जो है वो हमारा वेक्टर AB होगा। ध्यान से समझिएगा, मैं वेक्टर AB कह रहा हूँ, सदिश AB का मान है। और अब जो कहने वाला हूँ उसे ध्यान से समझिए। अगर मैं इस AB की लंबाई को ज्ञात करना चाहूँ कि आखिर ये कितना लंबा है, हमने यहाँ पर AB वेक्टर बताया। अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि इस AB वेक्टर की लंबाई कितनी है। तो किसी भी वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, दो क्वांटिटीज होती हैं किसी भी सदिश में। क्या क्या दो चीज़ें होती हैं? पहला मैग्नीट्यूड होता है, दूसरा डायरेक्शन होता है। किसी भी सदिश में जो दो चीज़ें होती हैं उनमें पहला उसका परिमाण है और दूसरा उसकी दिशा है। तो अगर मुझे AB की
अगर मुझे ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है तो ए बी की लंबाई का मतलब होगा कि मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूँ, मुझे इसका परिमाण चाहिए। तो वेक्टर ए बी का परिमाण उसे हम मॉड ए बी वेक्टर के रूप में लिखते हैं। और वेक्टर चैप्टर में आपने ये जाना है कि कोई भी वेक्टर, मान लीजिए कि अगर हमारा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है, मान लीजिए कि ये वेक्टर ए है, तो मॉड ए वेक्टर जो होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। वेक्टर में हमने इसको पढ़ा है। सेम चीज़ अब यहाँ पर आइए, ए बी जो है हमारा एक वेक्टर है, हमें मॉड ए बी अगर निकालना है तो इसका फॉर्मूला होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अगर हमारा वेक्टर जो था वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप था, तो इसका जब मॉड निकाला गया था तो उसमें आई का जो कोफिशिएंट है, आई का जो गुणांक है उसका स्क्वायर किया गया, जे का जो कोफिशिएंट है, जे का जो गुणांक है उसका स्क्वायर किया गया, और के का जो कोफिशिएंट है, के कैप का जो गुणांक है उसका स्क्वायर किया गया। यही चीज़ तो हम यहाँ पर भी करेंगे। आई कैप का कोफिशिएंट, आई कैप का गुणांक जो है हमारा x2 माइनस x1 है, तो हमने उसका स्क्वायर कर दिया, प्लस जे कैप का कोफिशिएंट, जे कैप का गुणांक जो है y2 माइनस y1 है, तो हमने इसका भी स्क्वायर कर दिया, प्लस के कैप का z2 माइनस z1, इसका होल स्क्वायर हो गया। और ऐसा करने से हमने इस ए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट किया, हमने इसके परिमाण को ज्ञात किया। तो ये था दो पॉइंट्स के बीच का दूरी निकालना, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना वेक्टर के फॉर्म में। हमने 3D में नॉर्मल फार्मूला देखा, वो भी यही था। अगर हमने केवल कोऑर्डिनेट्स लिए थे x1 y1 z1 और x2 y2 z2, तो डिस्टेंस फार्मूला से हमारा यही आया था, वेक्टर फॉर्म में भी यही आया। दरअसल आप बात को समझने का प्रयास कीजिए, वेक्टर फॉर्म में जो निकाला जा रहा है ये उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी लंबाई बता रहा है, और लंबाई वही थी जो हमने डिस्टेंस फार्मूले से समझी थी, डिस्टेंस फार्मूले से जो हमने निकाली थी। इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो फॉर्मूला जो हुआ था, ये फॉर्मूला हुआ था दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस का। अब हम बात करने वाले हैं डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, किसी बिंदु का किसी समतल से दूरी, किसी बिंदु का किसी समतल से दूरी। इसे समझने के लिए हमें इस फिगर को समझना होगा। दरअसल ये फिगर क्या कहता है, ये फिगर और कुछ नहीं, हमारे पास एक 3D सिस्टम है। 3D सिस्टम है तो इसमें हमारा x एक्सिस होगा, y एक्सिस होगा और z एक्सिस होगा। मान लीजिए ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये हमारा z एक्सिस है। अब यहाँ पर आप एक क्यूब बनाइए, यहाँ पर आप एक घन का निर्माण कीजिए। ड्राइंग मेरी उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी प्रयास करता हूँ। यहाँ पर हमने एक घन बनाने का प्रयास किया है, समझिएगा। अब समझिए, यहाँ पर ये हमारा जो है ओरिजिन है, मूल बिंदु है। यहाँ से हम सबसे पहले x के डायरेक्शन में गए,
यहाँ से x के डायरेक्शन में जाते जाते जब हम यहाँ तक पहुँचे तो ये वाली दूरी जो है हमारी x दूरी हो गई। यहाँ से y के डायरेक्शन में जाते हुए जब हम यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर जब हम पहुँचे हैं तो x के साथ साथ हम y भी चले गए, और यहाँ से यहाँ पर आते समय यहाँ इस पॉइंट पर जब हम पहुँचे तो यहाँ ये हम z एक्सिस के डायरेक्शन में आए हैं, यानी जब हमारा पॉइंट यहाँ पर पहुँचा है तब x, y और z इसमें तीनों कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। अब अगर हम प्लेन की बात करते हैं, अगर हम समतल की बात करते हैं तो समतल में मैंने आपको बताया था, प्लेन में मैंने आपको समझाया था कि 3 टाइप के प्लेन होते हैं, XY प्लेन, YZ प्लेन और XZ प्लेन। अब हमारा जो टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, मान लीजिए हम इस पॉइंट के पर हैं, तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को अगर हमने नाम P दे दिया, इस वाले पॉइंट का नाम हमने P दिया है, तो यहाँ पर जब इस पॉइंट का मैं कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो ये हमारा x, y और z तीनों आएगा। मैंने जो P यहाँ पर लिखा है आप समझिएगा, ये P जो है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ मैं, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y और z तीनों होगा। अब आप XY प्लेन को समझिए, XY प्लेन, XY प्लेन का मतलब हमारा ये x है, ये y है, तो ये वाला जो बोर्ड का हिस्सा है ये पूरा, ये हमारा XY प्लेन है। ये बोर्ड का जो पूरा हिस्सा है ये हमारा XY प्लेन है। आप यहाँ पर जो क्यूब देख रहे हैं, आप जो यहाँ पर घन देख रहे हैं, इस घन का सबसे पीछे वाला जो सतह है, इस घन का, इस क्यूब का सबसे पीछे वाला जो सरफेस है, वो सरफेस हमारा XY प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर पूछा गया डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, यानी इस XY प्लेन से, XY प्लेन से ये पॉइंट कितना दूर है, समझिएगा। XY प्लेन कहने का मतलब ये हमारा बोर्ड था, और ये वाला जो पॉइंट है जो कि अभी आपको बोर्ड पर दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये बोर्ड पर है नहीं, ये तो बोर्ड से बाहर है। आप इस बोर्ड को समझिए, ये बोर्ड जो है वो मेरा XY प्लेन है, और ये वाला पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो है वो तो यहाँ पर है कहीं। अब किसी ने पूछा कि ये वाला पॉइंट जो है इस बोर्ड से कितनी दूरी पर है, तो समझिएगा ये वाला पॉइंट जो है इस बोर्ड से उतनी ही दूरी पर है जितना इसने Z एक्सिस के डायरेक्शन में ये दूरी तय की थी। Z एक्सिस जो है दरअसल इस बोर्ड से बाहर में है, तो बोर्ड से जब बाहर में है तो इस बोर्ड से इस पॉइंट तक आने के लिए जो भी उसने दूरी तय की वो तो Z वाली जो दूरी होगी वही होगी। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P x, y, z from XY plane is equal to z। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P x, y, z फ्रॉम XY प्लेन इज इक्वल टू z आएगा। मतलब हिंदी में क्या है, हिंदी में बिंदु P x, y, z की दूरी XY समतल से, बिंदु P x, y, z की दूरी XY समतल से कितनी होगी, z के बराबर होगी। अब फिर अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो अगली जो मैं लाइन लिखने वाला हूं आप उसे भी बहुत आराम से समझ सकते हैं। अगला मैं लिखने वाला हूं, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P x, y, z फ्रॉम YZ प्लेन। मैं इसी पॉइंट P का दूरी निकालना चाहता हूं YZ प्लेन से। अब समझ, पहले मैं इसको एक बार वापस से समझाऊं। डिस्टेंस जो हम निकाल रहे थे पॉइंट P x, y, z का, ये कहां से निकाल रहे थे, तो डिस्टेंस जो था वो XY प्लेन से निकाल रहे थे।
एक्स वाई प्लेन में क्या चीज नहीं है, यहां जेड नहीं है। अगर यहां जेड नहीं है तो आंसर हमारा जेड आया था। अब समझिए, हम डिस्टेंस उसी पॉइंट पी का निकाल रहे हैं। कहां से निकाल रहे हैं? वाई जेड प्लेन से निकाल रहे हैं। तो वाई जेड प्लेन में क्या नहीं है? एक्स नहीं है, तो इसका आंसर जो होगा एक्स आएगा। ठीक ऐसे ही अगर मैं लिखूं डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई जेड फ्रॉम एक्स जेड प्लेन, बिंदु P एक्स वाई जेड की दूरी एक्स जेड समतल से, तो एक्स जेड में क्या नहीं है? इसमें y नहीं है, तो इसका आंसर जो होगा y आएगा। किसी भी प्लेन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना बहुत आसान है। किसी प्लेन से किसी बिंदु का दूरी निकालना बहुत सरल है। आपको बस ये ध्यान में देना है कि कौन सा वो प्लेन है। जो प्लेन है उसमें देखिए क्या नहीं है, जो नहीं है उसी उस पॉइंट का उससे दूरी उतना ही होगा। मतलब ये अगर मैं ओरिजिन पर खड़ा हूँ, मूल बिंदु पर खड़ा हूँ, और मूल बिंदु पर खड़ा होकर मेरा मन किया कि मैं x के डायरेक्शन में 3 सेंटीमीटर चलूँ। x के डायरेक्शन में अगर मैं 3 सेंटीमीटर चला तो मैं यहाँ पर पहुँचा, और यहाँ से मेरा मन किया कि मैं y के डायरेक्शन में 4 सेंटीमीटर जाऊँ। x के डायरेक्शन में 3 सेंटीमीटर गया था, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये दूरी जो होगा 3 होगा। और यहाँ से y के डायरेक्शन में अगर मुझे 4 सेंटीमीटर जाना है तो मैं 4 ऐसे चला जाऊंगा। और यहाँ से अगर मेरा मन किया कि नहीं मुझे z के डायरेक्शन में 5 सेंटीमीटर आना है, ये वाली दूरी अपने आप में 4 है। और इस पॉइंट पर जब मैं पहुँच गया तो यहाँ से मेरा मन किया कि मैं z के डायरेक्शन में 5 सेंटीमीटर आऊँ, तब यहाँ से मुझे 5 सेंटीमीटर इधर आना पड़ेगा। इस पॉइंट से बोर्ड से बाहर निकलकर मैं जिस पॉइंट यहाँ पर पहुँचूंगा तो यहाँ तक, इस पॉइंट से यहाँ तक की दूरी जो होगी ये 5 सेंटीमीटर होगी। अब इस पॉइंट का अगर मेरे से कोई पूछे कि एक्स वाई प्लेन से कितना दूर है ये, तो x हमारा ये है, y हमारा ये है, तो ये वाला जो सरफेस आपको दिखा ये आपका एक्स वाई प्लेन है। और इस एक्स वाई प्लेन से ये पॉइंट जो है ये यही वाली दूरी थी, लेकिन ये दूरी तो 5 थी, तो हम इसको कहेंगे कि एक्स वाई